नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत ने 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 का यह दूसरा परीक्षण 500 से 1000 किलोग्राम तक वजनी अस्त्र ले जाने में है सक्षम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020। बताया दुनिया अभी भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर अग्रसर। ओईसीडी देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट के संकेत। जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पहले फेज के आंकड़े। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आई गिरावट। भारत में कुपोषण की स्थिति को सर्वे ने बताया गंभीर। सरकार ने इंडियन पोर्ट्स बिल पर मांगा लोगों का सुझाव। मसौदे में 1908 के भारतीय पत्तन अधिनियम को खत्म करने की चर्चा। सरकार ने सामुद्रिक पत्तन विनियामक प्राधिकरण के गठन का किया है जिक्र। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2 पायदान लुढ़का भारत। एक बार फिर नॉर्वे ने मारी बाजी। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भी आई है गिरावट। चलिए खबरों की शुरुआत करें। पिछले दिनों भारत ने 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। यह एक परमाणु संपन्न मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को ITR के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। गौरतलब है कि 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इस बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक वजनी अस्त्र ले जाने में सक्षम है और यह 2 इंजन द्वारा संचालित है। इसमें तरल ईंधन की जरूरत होती है। DRDO के मुताबिक मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई और यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए मैन्यूवरिंग ट्रेजेक्ट्री के साथ एक एडवांस्ड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करती है। भारतीय रक्षा बलों के शस्त्रागार में इसे 2003 में ही शामिल किया गया था। आपको बता दें कि यह DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल थी। केरल के त्रिशूर जिले के वाजाचल रिजर्व वन में पहली बार मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम मरकुराना मिरिस्टिका पोलिस्ट्रिस बताया जा रहा है। दरअसल यह पश्चिमी घाट का स्थानिक है। यह दुर्लभ एर्बोरियल या वानस्पतिक प्रजाति है जो पेड़ों के बीच या उसके आसपास रहती है। ये मेढक अपने प्रजनन काल के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। अन्य मेढकों के उलट इसका प्रजनन काल मानसून से पहले मई में शुरू होता है और मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने से पूर्व ही जून में खत्म हो जाता है। प्रजनन काल के खत्म होने से पहले मादा और नर मेढक एक साथ वन्य भूमि पर उतरते हैं। मादा मिट्टी खोदती है और उथले कीचड़ में अंडे देती है। प्रजनन या अंडे देने के बाद वे पेड़ की ऊंची कैनोपीज में वापस आ जाते हैं और अगले मौसम तक वहीं रहते हैं। आपको बता दें कि एर्बोरियल या वानस्पतिक प्रजाति अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों पर बिताते हैं। वे पेड़ की कैनोपी यानी छतरी में अपना जीवन बसर करती हैं। हजारों प्रजातियां हैं जो पेड़ों पर रहती हैं, जिनमें बंदर, कोयल, तोते, गिरगिट और विभिन्न प्रकार के कीड़े शामिल हैं। कई जानवरों ने अपनी एर्बोरियल जीवन शैली की सहायता के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ जानवर एक शाखा से दूसरी शाखा तक जाने के लिए अपने पैरों को लंबा कर लेते हैं, तो पेड़ों पर जकड़ने के लिए कुछ जानवर पंजे और चिपकने वाले पैड विकसित कर लेते हैं। कोविड-19 संक्रमण के बाद लोगों में म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल संक्रमण के सबूत मिले हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने इस बात का दावा किया है। उनके मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण रोगी की प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है, जो उन्हें फंगल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यह आमतौर पर उन लोगों को होता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं या जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसका संचरण सांस या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के शरीर में चले जाने के कारण होता है। उदाहरण के लिए बीजाणु सांस के जरिए हवा से शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों या साइनस, जो कि मानव चेहरे के अंदर नाक के आसपास की हड्डियां होती हैं, उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस का संचरण मानव से मानव तथा मानव और पशुओं के बीच नहीं होता।
इसके सामान्य लक्षणों में चेहरे में एक तरफ सूजन और सुन्नता, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, पेट में दर्द, बुखार आदि शामिल हैं। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस या ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर लेकिन रेयर फंगल संक्रमण है जो म्यूकरमाइसिटिस नामक फफूंद के कारण होता है। म्यूकरमाइसिटिस कवकों का एक समूह है जो म्यूकरमाइकोसिस का कारण बनता है। पर्यावरण में विशेष रूप से मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों जैसे पत्तियों, खाद के ढेर, पशुओं के गोबर आदि में इनकी मौजूदगी होती है। उधर केरल में मलेरिया परजीवी के एक दुर्लभ प्रकार प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है। इसके लक्षणों की पहचान एक सैनिक में की गई। ऐसा माना जा रहा है कि यह सैनिक सूडान में इस रोग से प्रभावित हुआ है, जो प्लाज्मोडियम ओवल का स्थानिक क्षेत्र माना जाता है। दरअसल प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया परजीवी के 5 प्रकारों में से एक है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नॉलेसी अन्य 4 प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम ओवल के लगभग 20% परजीवी कोशिका की तरह अंडाकार होते हैं, इसलिए इसे ओवल कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परजीवी व्यक्ति के स्प्लीन या लिवर में लंबे समय तक रह सकते हैं। दरअसल मच्छर के काटने के सालों बाद भी यह परजीवी व्यक्ति के अंदर रह सकता है और लंबे समय बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह परजीवी अफ्रीका के बाहर सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। यह परजीवी फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में भी पाया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि इस परजीवी के घातक होने की बात से विशेषज्ञों ने इनकार किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स 2019 जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में मौत की सबसे बड़ी वजह हृदय रोग है, लेकिन रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि हालिया वर्षों में इस मृत्यु दर में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट का दावा है कि कुल 16% मौतों के लिए हृदय रोग जिम्मेदार होता है। इसके चलते होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2000 के बाद से 2 मिलियन से बढ़कर 2019 में लगभग 9 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज और अल्जाइमर दुनिया में होने वाली मौतों के शीर्ष 10 कारणों में शामिल हैं। 2000 से 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर डायबिटीज से होने वाली मौतों में 70% का इजाफा हुआ है। वहीं अमेरिका और यूरोप में 2019 में होने वाली मौतों की तीसरी सबसे बड़ी वजह अल्जाइमर रही। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में शीर्ष 10 में से 7 मौतें गैर संचारी रोग के कारण होती हैं। वहीं निम्न आय वाले देशों में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से 6 का कारण अभी भी संचारी रोग हैं। इनमें मलेरिया का 6ठा, तपेदिक का 8वां और एड्स का 9वां स्थान है। हालांकि रिपोर्ट ने इस बात पर संतोष जताया है कि एड्स और टीबी से दुनिया भर में होने वाली मौतों में गिरावट आई है। वर्ष 2000 में एड्स मृत्यु का 8वां प्रमुख कारण था, जो 2019 में 19वें स्थान पर पहुंच गया है। अफ्रीका में वर्ष 2000 में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें एड्स से हुई थी, लेकिन 2019 में यहां आंकड़ा घटकर 4,35,000 हो गया है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों के मामले में 30% की गिरावट का अनुमान है। टीबी वर्ष 2000 में मौत का 7वां बड़ा कारण था, जो 2019 में 13वें पायदान पर चला गया। आपको बता दें कि ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स दुनिया के सभी क्षेत्रों में बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों और स्वास्थ्य की हानि का व्यापक व तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए आंकड़े वर्ष 2000 से 2019 के बीच की अवधि के हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट ने चिंता जताई है कि दुनिया इस सदी में अभी भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट ने चेताया है कि पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लक्ष्य से हम अभी काफ़ी दूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरे साल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा दर्ज किया गया है। बिना भूमि उपयोग में आए परिवर्तन के 2019 में यह बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 52.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच गया है, जबकि भूमि उपयोग में परिवर्तन के साथ यह स्तर 59.1 गीगाटन पर पहुंच चुका है। जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से प्राप्त जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 65% योगदान होता है। वर्ष 2019 में जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रिकॉर्ड 38 गीगाटन पहुंच गया। वहीं वनों में आग लगने के चलते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा देखा गया है।
वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक उत्सर्जन औसतन प्रति वर्ष 1.4% बढ़ा है, जबकि 2019 में वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें 2.6% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट से वैश्विक उत्सर्जन में धीमी वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। रिपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2019 के बरक्स 2020 में उत्सर्जन में 7% की गिरावट आएगी। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में आई कमी को इसका कारण बताया गया है। हाल ही में पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के मौके पर एक ऑनलाइन इवेंट क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया गया। इस दौरान भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इवेंट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत न केवल इस बड़े समझौते के लक्ष्यों को समय पर हासिल कर लेगा, बल्कि वह उनसे आगे जाने की स्थिति में भी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी उत्सर्जन दक्षता में 21% तक की कमी की है। वहीं सौर ऊर्जा की बात करें तो 2020 में स्थापित सौर क्षमता बढ़कर 36 गीगावाट हो गई है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है और 2022 तक वह अपने 175 गीगावाट के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करने का लक्ष्य भी रखा है। इन सब के बीच भारत लगातार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में भी लगा हुआ है। पेरिस समझौते की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर यह एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे 2015 में अपनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना इस समझौते का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत कोशिश यह भी की जाएगी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक आंकड़े के मुताबिक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। इसी तरह 15 राज्यों में नवजात मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सर्वे की माने तो कुपोषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर्वे में शामिल 22 प्रदेशों में से 16 में वेस्टेड और कम वजनी बच्चों की संख्या में इजाफा पाया गया है। वहीं 13 प्रदेशों में 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम आयु के स्टंटेड बच्चों के प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पहले फेज के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। दूसरे फेज में शेष 14 प्रदेशों के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसमें 6.1 लाख परिवारों को सैंपल के तौर पर शामिल किया गया है। इसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण संबंधी अन्य संकेतकों पर जानकारियों को शामिल किया गया है। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं में से 1 साल या उससे कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है। वहीं नवजात मृत्यु दर जन्म लेने के 28 दिन या उससे कम समय में मरने वाले शिशुओं की संख्या है। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक रूस की नौसेना अगले साल एक संयुक्त सैन्य ड्रिल में शामिल होने जा रही है। 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि रूस की सेना नाटो के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी। इससे पहले रूस की नौसेना ने 2011 में स्पेन के तट पर हुए अभ्यास में हिस्सा लिया था। अमन 2021 नाम से यह सैन्य अभ्यास अगले साल पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र में होगा। इस अभ्यास में कुल 30 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चीन और जापान जैसे देश शामिल होंगे। हालांकि इस पूरी खबर पर नाटो ने साफ किया है कि अभी रूस के साथ ऐसे किसी भी अभ्यास की हमारी कोई योजना नहीं है। यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस घटना का आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स पर खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नाटो और रूस कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूरोप बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तब अमेरिका ने ही यूरोप की रिकवरी के लिए पहल की थी। इस दौरान इन देशों से एक होने पर बल दिया गया था ताकि यूरोप में रूस के साम्यवादी विचारों को फैलने से रोका जा सके। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सोवियत के प्रसार को रोकने के मकसद से ही 1949 में की गई थी। इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, जर्मनी समेत कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ। प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सुविधा देने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया है। इसका मकसद प्रत्येक भारतीय के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है।
इसके लिए द लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री इमेजिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम नामक अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया। 10 वर्षों की अवधि में इस काम को पूरा किया जाएगा। यह दुनिया के प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लैंसेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू की गई अपनी तरह की पहली देशव्यापी पहल है। इसका मकसद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्रियान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना है। यह पहल आगामी दशक में सभी हितधारकों के साथ मिलकर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जानकारों के मुताबिक पैनल 4 सिद्धांतों के तहत काम करेगा। पहला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी चिंताओं को कवर करेगा। दूसरा, रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, सभी स्वास्थ्य लागतों के लिए नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और चौथा, एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जाएगी जो सभी को समान रूप से सुविधा का लाभ दे सकेगी। आपको बता दें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों तक बिना वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होती है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास जैसे पहलुओं पर काम किया जाता है। हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज के अप्रूवल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने FSSAI की सहमति के बाद एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का मकसद देश में मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग एजेंसीज की संख्या को बढ़ाना है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम फूड सप्लाइंग बिजनेस के लिए एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इस स्कीम के तहत फूड एस्टैब्लिशमेंट्स को ऑडिट के समय पाए गए हाइजीन लेवल के आधार पर रेटिंग दी जाती है। आपको बता दें कि खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के लिए FSSAI जो भी मानक जारी करता है, मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को वेरीफाई करें कि उन मानकों का अनुसरण हो रहा है। फिलहाल यह स्कीम होटल, रेस्तरां, कैफेटेरिया, ढाबा जैसे फूड एस्टैब्लिशमेंट्स, मिष्ठान की दुकानों, बेकरीज और मीट रिटेल स्टोर्स पर लागू हैं। FSSAI की यह स्कीम और इसके संबंध में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई स्कीम दोनों ही खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के मामले में लोगों में जागरूकता पैदा करेंगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो यह निकाय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक गैर लाभकारी स्वायत्त सोसाइटी है। इस संगठन का काम राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए देश में गुणवत्ता आंदोलन का प्रसार करना है। इसके अलावा देश में एक्रेडिएशन स्ट्रक्चर बनाना भी इसका उद्देश्य है। हाल ही में सरकार ने भारतीय पत्तन विधेयक 2020 के ड्राफ्ट को लोगों से परामर्श के लिए सामने रखा। सरकार को आशा है कि यह बिल आने वाले समय में भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र के लिए अहम साबित होने जा रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल में वर्तमान में लागू 1908 के भारतीय पत्तन अधिनियम को खत्म करने का जिक्र है। बिल में कुछ इस तरह के प्रावधान हैं कि पत्तनों का सतत और संरचनात्मक विकास हो और भारतीय तटीय रेखा के सदुपयोग के लिए निवेश को आकर्षित किया जा सके। बिल में मौजूद प्रावधान इस तरह से तैयार किए गए हैं कि पत्तनों का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल में एक सामुद्रिक पत्तन विनियामक प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। वहीं तटीय राज्यों की सरकारों से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना बनाने का उपबंध भी है। इसके अलावा मैरीटाइम पोर्ट्स ट्रिब्यूनल और मैरीटाइम पोर्ट्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा ताकि पत्तन क्षेत्र से जुड़ी किसी भी शिकायत का तेजी से निवारण किया जा सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक जारी किया। जारी किए गए सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत को 131वां पायदान हासिल हुआ है। लिहाजा 2019 में जारी सूचकांक के बरक्स इस साल भारत को 2 पायदान का नुकसान हुआ। एक बार फिर से नॉर्वे इस सूचकांक में पहले पायदान पर काबिज रहा, जबकि आयरलैंड को दूसरे और स्विट्जरलैंड को तीसरे स्थान पर जगह मिली है। वहीं पड़ोसी देश भूटान को 129वें, बांग्लादेश को 133वें, नेपाल को 142वें और पाकिस्तान को 154वें स्थान पर रखा गया है। दरअसल मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन है। इस साल भारत का स्कोर 0.645 रहा, जबकि 2019 में जारी सूचकांक में यह स्कोर 0.642 था। इसलिए रैंकिंग में पिछड़ने के बाद भी भारत की स्थिति को खराब नहीं माना जा रहा है। UNDP के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रय शक्ति समता के आधार पर 2018 में
भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर हो गई। वहीं 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल बताई गई है, जबकि बांग्लादेश में यह 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल थी। इसके अलावा 2019 में भारत में स्कूलिंग प्रत्याशा 12.2 साल रही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के सभी आंकड़े साल 2019 की स्थिति को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी है और यह 170 देशों में गरीबी और असमानता को कम करने पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश भर के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक भी शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अनूठा डेटाबेस तैयार करने के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। मनरेगा और वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटाबेस के उपयोग की योजना बनाई गई है। इस डेटाबेस में मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत न आने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विवरण अलग से शामिल किया जाएगा। चूंकि इस डेटाबेस को तैयार करने के लिए कई डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा, इसलिए नए पोर्टल के लिए पंजीकरण से पहले आधार डेटा का उपयोग करने वाला एक डुप्लीकेशन अभ्यास किया जाएगा। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विकसित कर रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को काम देने वाले ठेकेदारों के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर इस कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाता है तो इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। संचार मंत्रालय ने हाल ही में डाक पे नामक एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत काम करेगा। इस ऐप को देश भर में अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल रूप से वित्तीय समावेशन मुहैया कराने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। डाक पे केवल एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, बल्कि देश भर में फैले डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के जरिए इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है। इसका मकसद समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया था। भारत के आम नागरिकों को सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के मकसद से इस बैंक की स्थापना की गई थी। देश में लोक स्वास्थ्य के लिए निगरानी प्रणाली कैसी हो, इसके लिए नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। यह दस्तावेज भारत में हेल्थ सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। इस डॉक्यूमेंट को नीति आयोग व हेल्थ वर्टिकल और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के तकनीकी विशेषज्ञों का योगदान भी है। नीति आयोग के मुताबिक सर्विलांस पब्लिक हेल्थ फंक्शन के लिए काफी अहम है। किसी बीमारी का पता लगाने, उसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सर्विलांस जरूरी है। इसलिए नीति आयोग ने सर्विलांस को इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन कहा है। यह डॉक्यूमेंट आयुष्मान भारत के तहत तीनों स्तर पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एकीकरण के जरिए पब्लिक हेल्थ सर्विलांस के भारत के विजन 2035 को बताता है। यह एक सिटीजन फ्रेंडली पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर जोर देता है, जिसमें सभी स्तरों पर सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा और व्यक्तिगत निजता और गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं भारत के पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम को पहले से और ज्यादा उत्तरदायी और प्रिडिक्टिव बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही पूरी कोशिश रहेगी कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो, ताकि बीमारियों के प्रभावी डिटेक्शन, प्रिवेंशन और कंट्रोल पर काम किया जा सके। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का मकसद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करना है। दोनों देश इस बात पर जोर देंगे कि आतंक को शरण देने वाली जगहों, उनके नेटवर्क्स और फंडिंग चैनल्स को कैसे खत्म किया जाए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस वर्चुअल मीटिंग में द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर भी बातचीत हुई है।
वहीं इन समझौतों में खासकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, सूचना साझाकरण पर भी जोर दिया गया। भारत ने इस दौरान उज्बेकिस्तान में 4 विकास परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट को भी अप्रूव किया है। इसके अलावा हाल ही में भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें ईरान के चाबहार बंदरगाह के संयुक्त इस्तेमाल पर विमर्श किया गया। तीनों देशों ने मिलकर भारत के चाबहार दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। चाबहार दिवस जनवरी 2021 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट के साथ ही मनाया जाएगा। बात करें चाबहार बंदरगाह की, तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इस बंदरगाह के विकास में लगे हुए हैं, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इससे भारत और अफगानिस्तान को द्विपक्षीय व्यापार करने में आसानी होगी। अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत इस बंदरगाह से आगे ईरान के थल मार्ग के रास्ते अफगानिस्तान को एक्सेस कर पाएगा। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। यह भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और यह देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहां पर इस राज्य में 22 जिले हैं, जिनको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो है माझा, दोआब और मालवा। इस राज्य में लोकसभा की 13 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और यहां विधानसभा के लिए 117 विधायकों का चुनाव किया जाता है। यहां की आधिकारिक भाषा पंजाबी है, जिसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा पंजाब में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, वहीं उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान है और यह है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। इसकी नदियों की बात करें तो इसकी 3 प्रमुख नदियां हैं, जो हैं सतलज, ये यहां से आप देख सकते हैं, ये सतलज नदी जो है ये पूरी इसकी सीमा बन रही है। उसके अलावा ब्यास, यहां से पूरी ब्यास नदी है और रवि, ये पूरी जो है रवि नदी की सीमा है। अविभाजित पंजाब में झेलम और चेनाब भी बहती थी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में बहती है। यहां पे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पर यहां पर 12 वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित हैं। इनमें से प्रमुख है बीर मोतीबाग वन्यजीव अभयारण्य, बीर मेहस वन्यजीव अभयारण्य और बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य। आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण यहां राजनीतिक हलचल काफी तेज है, लिहाजा यह राज्य लगातार खबरों में बना हुआ है। इसलिए अगले बुलेटिन में हम पश्चिम बंगाल पर चर्चा करेंगे। आप इसके सीमावर्ती राज्यों और देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे 1993 में जॉन मेजर के बाद पहले ब्रिटिश पीएम होंगे जो इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि जॉनसन भारत के रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि बनने वाले ब्रिटेन के 6ठे व्यक्ति हैं।
हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत और मादक पदार्थ नियंत्रण पर केंद्रीय समिति म्यांमार के बीच आयोजित हुई है। इस बैठक में म्यांमार भारत सीमा पर अवैध ड्रग तस्करी के अवैध प्रवेश और निकासी को रोकने के लिए तकनीक के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की गई। बीते दिनों भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलोंग के सहयोग से ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पर 4 दिवसीय वर्चुअल सिंपोजियम ट्रॉपमेट 2020 का आयोजन किया गया है। इस वर्ष इसकी थीम वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज ओवर माउंटेनियस रीजन्स रखी गई। इस कार्यक्रम में जटिल हिमालयी एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं के महत्व पर विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन ने 1 मिलियन टेली परामर्श पार कर लिए हैं। ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाने में सहायता करता है। ई संजीवनी के जरिए ओपीडी की सेवाओं का लाभ सीधे घर से उठाया जा सकता है। विज्ञान यात्रा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6ठे संस्करण की एक प्रचार गतिविधि है। इसके तहत देश के विभिन्न शहरों से मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनियां शुरू होंगी। इन विज्ञान यात्राओं का उद्देश्य आम जनता में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और विज्ञान की संस्कृति पैदा करना है। इसे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव है। इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गणित का रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराजू को प्रदान किया गया है। वे इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो की गणितज्ञ है। हर साल किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को दिया जाने वाला यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। यह पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से दिया जाता है। बीते दिनों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्टील्थ फ्रिगेट जहाज हिमगिरी को लॉन्च किया गया। इस जहाज का जलावतरण हुगली नदी में किया गया है। इसमें कई उन्नत स्टील्थ फीचर शामिल है। इस प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना को कुल 7 जहाज वितरित किए जाने हैं। इनमें से 4 का निर्माण मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा एवं 3 का निर्माण GRSE द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक फोटो के रूप में निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र या EPIC उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। इससे वोटर ID कार्ड लोगों के फोन पर उपलब्ध होगा। इसे OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल वोटर ID चुनाव आयोग को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की हार्ड कॉपी को प्रिंट करने और वितरित करने की लागत बचाने में मदद करेगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना को वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया है। तेलंगाना फाइबर ग्रिड राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह राज्य को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में YSR फ्री क्रॉप स्कीम यानी YSR मुक्त फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि सीजन 2019 के लिए 9.48 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। यह योजना किसानों पर कोई भी प्रीमियम भार डाले बिना शुरू की गई है। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने फ्रांसीसी संविधान में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है। उन्होंने यह कदम ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के लिए उठाया है। यूरोपीय संघ ने 1970 के स्तरों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ। यह आयोजन पाकिस्तान स्थित सिंध के भोलारी में किया गया। इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि यह अभ्यास एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ जारी है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है
और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।